बाय द पीस ट्रीटीज, एंड उसके बीच में हमने पॉइंट पढ़ा था एग्जिट ऑफ रशिया बाय द ट्रीटी ऑफ, जर्मनी के साथ एक ट्रीटी करी थी जब रशिया ने, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव, ठीक है। तो उससे रशिया जो है वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो जाता है। कौन सा साल है ये? 1914 में, तो 1917 में ये एग्जिट हो जाता है। बट ये तो है नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन जर्मनी रशिया को ख्याल आता है कि नहीं ये वॉर में पार्टिसिपेट करना मेरा, लेकिन नहीं था, मेरे लिए वॉर थी ही नहीं बेसिकली, मेरे पास मुझ धक्के से आ गया। धक्के से किसने, कौन लेके आया इसको? जार। जार क्यों लेके आया? क्योंकि उसके अपने इम्पीरियलिस्टिक आइडियाज थे कि मैं रशिया में बाहर जो ऑलरेडी इतना बड़ा उसको और बड़ा करूंगा। बट यहाँ पर क्या हुआ कि इम्पीरियलिस्टिक आइडियाज में करते करते उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैपिटलिज्म भी लाना पड़ेगा, कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज से लेबर आएगी, और लेबर से क्या होगा? लेबर की एक्सप्लॉयटेशन। अब लेबर की एक्सप्लॉयटेशन जो 1750s के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया, तब तो इंडस्ट्रीज सब नई नई थी। वहां पे अगर किसी मजदूर से 10 घंटे की जगह 12 घंटे या 18 घंटे काम करा भी देते थे, उसको पता ही नहीं था कि मेरी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। बट अब आगे 20th सेंचुरी, अब वर्कर को ये पता लगने लग गया कि ये एक्चुअली मेरी एक्सप्लॉयटेशन है। और जब अब 20th सेंचुरी में ज़ार निकोलस II, हु इज द रूलर ऑफ फ्रांस, अब ये कहते हैं कि नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, इम्पीरियलिस्टिक आइडियाज मेरे पूरे होंगे, एम्स एंड एम्बिशंस पूरे होंगे, तो सारे जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स हैं दे कंबाइन अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था हमने 1830 और 1848 का। 1848 का जो रेवोल्यूशन आता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो उसकी आइडियोलॉजी में बेसिकली अब क्या है, एक पूरा नेशन सेटअप हो गया, ठीक है। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मॉडर्न वर्ल्ड कहां से शुरू होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। अब अगर मैं कभी भी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करता हूं तो इट विल मीन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और हमारा जो सिलेबस है वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू होता है। बट रेनेसांस को काउंट करना, उसके बाद एजेस ऑफ डिस्कवरी जिसमें ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई हैं, वो वाला सिर्फ ये था ताकि लिंकअप हो। एक दिन उठ के इंसान को नहीं समझ आ रही कि आज मैं स्टीम से मैं बोट चलाऊंगा, या स्टीम से मैं ये चलाऊंगा, स्टीम से मैं पानी इकट्ठा करूंगा ट्यूबवेल से, या स्टीम की जगह मैं कोल यूज कर सकता हूँ, कोल की जगह मैं ऑयल यूज कर सकता हूँ। तो उसके पीछे कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जब भी रेवोल्यूशन आएगा तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे चेंजेस लाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चेंजेस लाया, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने चेंजेस लाया। अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या क्या चेंजेस लेके आया? अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक क्या चेंजेस लेके आए? रिप्रेजेंटेशन विद टैक्सेशन, कि अगर हमारी टैक्सेशन चाहिए, हमसे टैक्सेस इकट्ठे करने हैं ब्रिटेन में, तो हमें रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। फ्रांस में इकोनॉमी में क्या चेंज आया? जो टैक्सेस सिर्फ थर्ड एस्टेट देता था, अब वो फर्स्ट और सेकंड में भी एक रिपब्लिक बन जाता है, तो वो होता है। इकोनॉमिक्स में जब चेंज आएगा तो पॉलिटी में भी चेंज आएगा। पॉलिटी में यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर तो चलो मोनार्की खत्म हो गई, मोनार्की जो थी वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो कॉलोनी होती है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट। अब पॉलिटिकल चेंजेस आए तो सोशल चेंजेस भी आएंगे। सोशल चेंजेस में क्या आउटकम निकलता है? अमेरिकन रेवोल्यूशन में सिविल वॉर हो जाती है, और इधर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स किससे होते हैं? इसमें नेपोलियन आ गया, कभी रॉबस्पियर आ गया, कभी जैकोबियंस आ गए, कभी दोबारा पार्लियामेंट बन गई, और एंड में दोबारा से मोनार्की इंस्टेट हो जाती है। और सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, तो ये होते हैं। अब ये तो आगे जो इससे पहले रेवोल्यूशन जो है
वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई, खत्म होने की स्टेज पे आ चुकी है, तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि वॉर इंडस्ट्री बेसिकली सेटअप हो जाती है, वॉर से रिलेटेड इंडस्ट्री। अब वॉर चल रही है तो उसमें आर्म्स एंड एमुनिशन चाहिए होंगे, तो उसके लिए फैक्ट्रीज लगेगी। अब सेना जा रही है तो उनके लिए टेक्सटाइल चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म चाहिए होगी, तो टेक्सटाइल जरूरी है। अब वहां पे सारे कोई जख्मी हो रहा है, कोई मर रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन इंडस्ट्री डेवलप होगी। सो इन में वॉर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो वॉर इंडस्ट्री जो है रशियन रेवोल्यूशन का एक बहुत मेन पार्ट है कि उस टाइम पे वो एग्जिस्टिंग है। अगर हम देखें रशियन रेवोल्यूशन से पहले जो रशियन इकोनॉमी थी, इट वाज मोर ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, वहां पे भी नेशनल रेवोल्यूशन आया नहीं। तो क्या था, वर्किंग आवर्स जो थे वो फिक्स थे लोगों के, साइक्लिंग एम्प्लॉयमेंट थी। अब जो एग्रीकल्चर है दैट प्रोवाइड्स 3 से 4 महीने का टोटल जो है राउंड द ईयर अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट इतनी देती है। अगर एक बार कोई फसल हमने बीज दी, उसके बाद रोज रोज जाके क्या करना, पानी लगाना इज नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर हम कहें कि रोज जाके फसल को पानी लगाना, इस टाइम पे लगाना, तो दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, वो तो उसकी मेंटेनेंस होगी बेसिकली। ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में माइनर एंड वुमेन प्ले अ मेजर रोल, यहाँ पर उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था। बट बात यह है कि यहाँ पे सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब कि सिर्फ मैं अपने लायक खा पी, मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, थोड़ी सी कैटल है, मैं अपने जगह उगा रहा हूँ, अपने जगह खा रहा हूँ, बस दैट्स इट, ना मैं इसको बेच रहा हूँ ना कुछ और कर रहा हूँ। बट अब आ जाती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या कहती है कि जो वर्किंग आवर्स है वो राउंड द क्लॉक है। इंडस्ट्री कभी बंद होती है, 24 घंटे चलती है, साल के 365 दिन नहीं चलती। ठीक है, उसके बाद राउंड द क्लॉक एंड राउंड द कैलेंडर चलती है। उसके बाद माइनर्स एंड वुमेन प्लेड अ पिवटल रोल। पिवटल रोल क्यों? क्योंकि जो मेन थे दे वर इवन इससे पहले भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। बट जब अब बच्चों को कोल की खदानों में जाके भेजना शुरू कर दिया, विमेन से ओवर टाइम काम कराना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, एक सोसाइटी पूरी हिल जाती है। जो मेन थे वो तो चलो ठीक है 24 घंटे भी काम कर लिया, बट एट दी एंड जब वो घर जाते थे तो घर उनका ठीक ठाक होता था। बट इसमें क्या हुआ, एक तो बच्चों को भेज दिया मेन काम करने में, जहाँ पे अगर हम कहें कि ज्यादा लंबी हाइट के बंदे या ज्यादा हैवी बिल्ड के बंदे नहीं जा सकते, तो वहां पे बच्चों से काम कराने लगे। और जहाँ पे मैन यूज टू बार्गेन, जहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह ज्यादा करते थे, वहां पे क्या करते थे, वो वुमेन को भेजते थे, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे सबमिसिव थे। तो इसलिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ये डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। अब एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, अब एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो कोई ना कोई तो इसको खत्म करेगा। तो सबसे पहले आती है ल्यूडाइट मूवमेंट। ल्यूडाइट एक बंदे का नाम है, उसके नाम के पीछे बनी है ल्यूडाइट मूवमेंट। ये कहता था कि इंडस्ट्रीज है ना बेसिकली जो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आग लगा दो, फैक्ट्रीज है आग लगा दो, कैपिटलिस्ट है उन्हें मार दो, बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो खत्म कर देता था। बट एवरेज माइंड्स डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम एंड ग्रेट माइंड्स सॉल्व द प्रॉब्लम। और इस ग्रेट माइंड कौन आता है? कार्ल मार्क्स। वो कहता है कि क्या जरूरत है, डेवलपमेंट तो करनी है। अगर हमने इंडस्ट्री खत्म कर दी तो घर में हमारे जो एज ए वर्कर एज ए पीजेंट है वो आएंगे अगर, तो हम क्या खाएंगे पिएंगे, हम क्या कपड़े डालेंगे, हमारी क्या डेवलपमेंट होगी एज ए इंडिविजुअल। तो वहां पर कार्ल मार्क्स कहते हैं रुको कि ये सारी पॉलिसी बेसिकली हमें जो इशू है वो पॉलिसीज से, पॉलिटिकल पॉलिसीज से। और अगर हम पॉलिटिकली ओवरटेक कर देते हैं सिस्टम को सारे को, तो दैट मींस हम पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाएंगे और एट द एंड जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी हमारे हाथ में आ जाएगा। तो वो कहता है कि ऐसे फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को जलाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा ही कोई मतलब कि रेवोल्यूशन लाओ कि जिससे पॉलिटिकली जो है तुम्हारा कंट्रोल हो। जब पॉलिटिकली तुम्हारा कंट्रोल होगा, इकोनॉमिकली भी जो मर्जी पॉलिसीज बना लेना। तो कार्ल मार्क्स गेव दिस थिंग इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। अब इन दोनों वर्ड्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। वो जब हम फिलोसफीज ये सारी पढ़ेंगे, नाजिज्म, फासिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। बट बाय द एंड ऑफ रशियन रेवोल्यूशन आपको इसका जो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है ना वो समझ आएगा। और मैं आपसे पूछूं कि क्या डिफरेंस है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अब रेवोल्यूशन कहीं भी होना तो क्या होगा,
डिस्टर्बेंसेस होंगी। डिस्टर्बेंस हमेशा कहाँ से शुरू होगी? इकोनॉमिक से। इकोनॉमी जब चेंज होगी तो पॉलिटी चेंज होगी, पॉलिटी चेंज होगी तो सोसाइटी चेंज होगी, और सोसाइटी के बाद उन लोगों को एक दिशा दिखाने के लिए आएंगे इंटेलेक्चुअल्स। वैसे वो अमेरिकन और फ्रेंच में इंटेलेक्चुअल ऐड करना था लास्ट में। सो इकोनॉमिक्स। अब रशिया बिफोर इन ऑन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, दैट मीन 1900s के बाद, इस टाइम पे रशिया में एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, बड़ी वीक सी इकोनॉमी चल रही है वहां पे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये पता क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है। सेकेंडरी होगी इनको प्रोसेसिंग वाली, और टर्शियरी क्या होगी? सर्विसेज, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है बड़ा ही वीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया नहीं है, तो इसलिए सेकेंडरी और टर्शियरी भी बड़े वीक है। तो अब अगर प्राइमरी सेक्टर में वीक है कहने का मतलब, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, उनका जो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो हैंड टू माउथ है, कि सिर्फ अपने जगह कमाते हैं, अपने जगह खा लेते हैं। बट मार्केट में जाने के वैसे परचेजिंग पावर ही नहीं है, किसी चीज को अगर खरीदना है तो पैसे ही नहीं है किसी के पास में। तो उस वजह से क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो है उसके पास पैसे ही नहीं है लाइफ को जीने के या अपनी डिमांड्स को पूरा करने के। तो इस वजह से क्या होता है, लोगों में क्या आ जाता है? गुस्सा, कि हमारा जो राजा है वो ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बना रहा जिससे हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़े। तो उस वजह से पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं। अब पॉलिटिकल चेंजेस क्या आते हैं कि ऑलरेडी रशिया इतनी प्रॉब्लम्स में है इकोनॉमिकली, कि सारे लोग 1907 से लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट जार अभी भी क्या करता है, 1914 में जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी एंट्री शो करता है। जार का मेन मोटिव क्या होता है कि लोग परेशान है, इनका ध्यान डाइवर्ट करना है। कहां पे डाइवर्ट करूंगा? वॉर में। वॉर में इनका लोकल जो ध्यान है वो भी खत्म हो जाएगा, प्लस जो मेरे इंपीरियलिस्टिक आइडियाज है वो भी शायद पूरे कर लूंगा। तो इस वजह से पॉलिटिकली जो है वो गेम चेंज हो जाती है। अब पॉलिटिकली जब चेंज हुई तो सोशल सोसाइटी में भी फर्क आने लग गया। अब जार तो बिजी हो गया वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है पूरी। अब अगर हम कहें कि ब्यूरोक्रेसी इज रॉन्ग तो ठीक है, कुछ गलतियां हो सकती है, बट अ स्टेट विदाउट ब्यूरोक्रेसी इज बाउंड टू फेल। अगर ब्यूरोक्रेसी होएगी ही नहीं तो स्टेट खत्म होने ही होना। तो सेम ही यहाँ पर। अब जो स्टेट के काम थे वो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, कोई एनजीओ बना ली, किसी ने प्रेशर ग्रुप्स बना लिए, एंड दे वर कॉल्ड ज़ेम्सटॉप्स। अब ये थी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस। अब वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री तो होगी है, वर्ल्ड वॉर 1 में कोई नुकसान हुआ, किसी का घर टूट गया, किसी की डेथ हो गई, किसी को चोट लग गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये स्टेट की, कि उसको मतलब कि डिहाइड्रेशन करेगा उसकी या उसकी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, सब कुछ स्टेट की जिम्मेदारी है। बट एक और काम कौन कर रहा? सिविल ऑर्गेनाइजेशंस। अब सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद एक आता है बास्टर्ड फ्यूडलिज्म। अब जैसे सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर थी, वहां पे स्लेव कल्चर खत्म कर दिया था, ठीक है। बट रशिया में सर्फडम, जो स्लेव्स थे उनको क्या कहते हैं? सर्फ, SERFs, सर्फ। तो क्या होता है उसमें? फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, बेसिकली जिनके पास लैंड होती थी, वो क्या किया, उनके जो नौकर होते थे उनको क्या कहते हैं? सर्फ। और ये उस लैंड पे काम करते थे, ठीक है। तो अब सर्फ्स को क्या होता है कि ठीक है, ये सारी जमीन पे तुमने फसल उगानी है, ये सारी कैटल की तुमने देखभाल करनी है, तुम्हें मैं इन रिटर्न क्या दूंगा? सिर्फ तुम्हारे लायक खाने के लिए 3 टाइम का खाना और एक रहने का कमरा, बस इतने ज्यादा। तो दैट मींस इनकी एक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। बट विद टाइम जब उधर स्लेव कल्चर खत्म हो गया, इधर भी सर्फडम है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। बट सरकार ऐसे तो हो नहीं सकती कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जिनके पास इतनी जमीनें हैं उनकी सपोर्ट के बिना काम कर लेगी। और फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते हैं कि हमारे तो ये जो काम करते थे लोग, ये सारे तुमने खत्म कर दिया, ये तो हमारे सिर पे चढ़ रहे बेटा। तो क्या करते हैं, वो नया सिस्टम शुरू कर देती है सरकार, बास्टर्ड फ्यूडलिज्म। इसके तहत लैंड कैप्टन्स हर सिटी, हर स्टेट में जाके डेजिग्नेट हो जाते हैं। अब लैंड कैप्टन्स के पास एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सारी पावर्स होती है। क्या होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एक फ्यूडल लॉर्ड है, उसके अंडर जो कोई काम कर रहा है पीजेंट का, वो सॉफ्ट नहीं कराएगा, बट उसके अंडर पीजेंट काम कर रहा है, उसकी बात नहीं मानता, तो वो क्या करता था? फ्यूडल लॉर्ड लैंड कैप्टन के पास जाता था,
लैंड कैप्टन के पास वो जाके अंगूठा वगैरह दिखा देता था, ये देखो इसने कोरे कागज पे मेरे से अंगूठा लगा के बोला कि पूरी जिंदगी तेरी मजदूरी करूंगा एंड इन रिटर्न में इसको खाना दूंगा, रहने को जगह दूंगा और अब ये मुकर। तो लैंड कैप्टन क्या करते थे, वही सवसा रहा या मार देते थे या इतनी बुरी तरह से उसको बर्बाद कर देते थे कि अगला जी नहीं पाता। तो इस वजह से क्या हुआ, सर्वस्व तो खत्म हो गया, बट ये जो बास्टर्ड फ्यूडलिज्म था ये अलग फॉर्म में उसका रेप्लिकेट हो गया। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल्स। अब रेवोल्यूशन सारा हो गया, अब ये इसको एक डायरेक्शन देनी है, कोई किसी का गुस्सा है, किसी का वैर है किसी के साथ में, तो उसको एक डायरेक्शन देनी है। अब ये ना हो कि भैया जाके वो अपने ही घर को आग लगा ले, इतने गुस्से में जाए और अपने घर को आग लगा ले। इंटेलेक्चुअल जो है उन्होंने बोला अपने घर को नहीं आग लगानी, हमने पब्लिक ऑफिस को जलाना कि कुछ फायदा होगा वहां पर, उन्हें तभी उनकी आगे बढ़ेगी। और वो कौन आता है, लेनिन। लेनिन क्या होता है, सारी जो सोसाइटी होती है उसमें एंगर जो होती है उसको डाइवर्ट कर देता है एक पर्टिकुलर चैनल में, उसके पीछे उसके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, प्लस वो साथ में कहता है कि वी विल ओवरटेक द पावर ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब ये सारी सोशलिज्म की गेम स्टार्ट होने लगी है। लेनिन का भाई निहिलिस्ट, इससे पहले चल रहे थे निहिलिस्ट मूवमेंट। अब इंडिया में भी हमने देखा था कि एक रेवोल्यूशनरी फेज आया था जहां पे मेलाइंड ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया था, जो जैसे लाला लाजपत राय, उनकी मतलब जो डेथ हुई उसकी रिवेंज ली गई, ठीक है। ऐसे ही एक रैंड कमिश्नर था जिसने प्लेग जब इंडिया में फैला तो उसने अच्छे से काम नहीं करा, उसको मार दिया। सो इन अ वे मेलाइंड ऑफिसर्स को मारने का ट्रेंड शुरू हो गया। अब लेनिन का जो भाई था ये निहिलिज्म को फॉलो करता था और वो पहुंच गया जार को मारने के लिए। जार को मारने गया, वहां पे मार तो पाया नहीं, तो उसको तो मौके पे ही मतलब कि मार दिया उसके गार्ड्स ने, और इसकी जो सारी फैमिली इंक्लूडिंग लेनिन इसको एक्साइल कर दिया रशिया, ये रशिया से बाहर हो गया। बट अब लेनिन को जब समझ आ जाता है कि सारे लोग जो हैं ये जार के एंटी हो रहे हैं, नाउ इट इज द परफेक्ट टाइम कि मैं एंटर करूं चीज। अब कौन एंटर करवाता है उसको, जर्मनी। कि जर्मनी क्यों चाहता है, ताकि लेनिन आए और लेनिन अपनी सरकार बना ले और जो मर्जी करके मेरे साथ जो है वॉर ईस्टर्न फ्रंट में खत्म कर दे। अब बैकग्राउंड में ये तो होगी ओवरऑल की स्टोरी कि क्या होने लगा। अब बैकग्राउंड में क्या है कि रशिया इज रूल्ड बाय ज़ार निकोलस II, ये राजा है। जैसे उधर लुई 16 था फ्रांस में, तो यहाँ पर कौन है, ज़ार निकोलस II, रोमन ऑफ फैमिली है बेसिकली ये, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी जो है ना ज़ार की चैलेंज हो रही है, उसका कारण क्या, एक तो जो 1904 में इन्होंने रूसो जापानीज वॉर में हार गया, उससे लोगों को पता लग गया कि यार हमारा किंग जो है कोई इतना कामयाब है नहीं। उसके बाद 1914 में जब वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर लेता है वो, वहां पर भी हारता रहता है, वहां पर उसको रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच पाती। लेफ्ट साइड से जर्मनी ने बाल्टिक सी ब्लॉक करा होता है, राइट साइड से जापान ने ब्लॉक करा होता है, और साउथ में टर्की ने अपना ब्लैक सी वाला एरिया ब्लॉक करा होता है। तो रीइंफोर्समेंट आ नहीं है तो ये हार रहा है। तो अब दोनों जो इवेंट्स हैं, यहां से क्या पता लग जाता है लोगों को कि जो हमारा राजा है ही इज नॉट कैपेबल एनफ टू रूल अस। बट अब राजा जो है वो तो अपने इंपीरियलिस्टिक आइडियाज करेगा, पर इंपीरियलिज्म से जो एक्सप्लॉयटेशन पहले ही लोगों की हो रही है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इंपीरियलिस्टिक आइडियाज होंगे उसके कि मैं इंपीरियलिस्ट पावर हूं, उससे क्या करेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेगा ताकि डेवलप हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आएगा तो कैपिटलिज्म आएगा ही आएगा, ठीक है। कैपिटलिज्म क्या चीजें मांगेगा, एक तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और मार्केट ज्यादा से ज्यादा हो। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने के लिए क्या करेगा वो, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन करेगा, और मार्केट ज्यादा से ज्यादा होने के लिए वो इंपीरियलिज्म को फॉलो करेगा, और इन दोनों से क्या बनेगी, एक्सप्लॉयटेशन। और एक्सप्लॉयटेशन से क्या होगा, और देखिए विशेष सर्कल सा चलता रहेगा, जार इसमें घुस के रह तो ऑलरेडी जो लोग परेशान है उनको और परेशान करने लग गया अभी जार। तो ये सारी जो बातें हैं ये मिलकर क्या प्रिपेयर कर देते हैं ग्राउंड फॉर रशियन रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर, ओल्ड वर्सेस न्यू। अब ओल्ड यहां पे क्या है, एक राजा है यानी कि मोनार्की है, और न्यू सिस्टम क्या होगा, लोग कहेंगे पार्लियामेंट। अब जब इन्होंने बोला कि हमारे ओल्ड सिस्टम खत्म करना है, बट राजा अभी तैयार नहीं है अपनी सीट छोड़ने को, वो क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे।
जिसे पार्लियामेंट आ जाएगी। तो ये ओल्ड से न्यू ऑर्डर की तरफ से जाना है, दिस इज द रेवोल्यूशन। अब इसके बीच में क्या होगा, ये रेवोल्यूशन अगर हो रहा है, अब लोगों ने न्यू ऑर्डर ले तो आएंगे, पर वो कैसे लेके आएंगे, दैट इज द स्टोरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। अब ब्रिटेन में जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, जैसे हमने डिस्कस करा कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी पीजेंट्स की, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही थी। अगर वो 12 घंटे के 100 रुपए लेता था, 12 आवर्स के अगर कोई 100 रुपीज लेता रहा, एक्सप्लॉयटेशन ये तो है नहीं कि डंडे मार के उससे काम करा रहे, वो कहते कि तू ना 24 घंटे काम करना और मेरे से 150 ले लेना। अब ये तो उनको पता, लोगों को तो ये था कि चलो ऐसा आ रहा है, ब्रिटेन में जब स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगता है तो मेरे को तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों नहीं काम करूं। बट ओवर द टाइम उनको समझ आया कि 24 घंटे मींस पूरा दिन, और पूरे दिन में अगर मैं काम ही करता रहूंगा तो मैं जिंदगी कहां पे जीऊंगा, तो दैट मींस एक्सप्लॉयटेशन होगी। अब किसी को 150 बोल दिया, अब कोई और जरूरतमंद है उसको बोला कि 120 दे देना मुझे, तो ये भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगी यहाँ पर कि भाई अब क्या हुआ, जो ऑलरेडी जॉब कर रहा था, अगर कोई ऐसा काम है जिसमें स्किल नहीं चाहिए तो वो मैनुअल लेबर वाला काम कर रहा है, तो उसकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगी। बट ब्रिटेन में अभी तक लोगों को पता नहीं था ये चीजों का कि एक्सप्लॉयटेशन क्या चीज होती है, बस पैसे ज्यादा मिले और काम जितना चाहिए। बट बाय द टाइम की 20th सेंचुरी आती है, 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक 2 सेंचुरीज निकलती है। अब जो वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ये ट्रेड यूनियंस है, स्ट्राइक्स है, बार्गेनिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का पॉइंट हमने पढ़ा था, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि सेंट पीटर्सबर्ग इस टाइम पर 1907 में रशिया की कैपिटल है, और अभी रशिया अभी ना सोवियत है ना यूएसएसआर, अभी रशिया ही है। तो 22 जनवरी 1907 को ये पढ़ा होगा सबने, 10th तो करी हुई सबने हिस्ट्री में, चलिए ना, ये वर्ड पढ़ा होगा ब्लडी संडे, ब्लडी संडे नहीं पढ़ा। तो 22 जन 1907 को 2 लाख वर्कर्स इकट्ठे होकर जार के पास जाते हैं कि नहीं हमें तो रिफॉर्म्स चाहिए। अब जार कहते हैं क्या रिफॉर्म्स चाहिए, वो कहते हैं एक तो हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बंद करो, एक हमें फ्रीडम दो, और थर्डली हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन दो। अब जार कहते हैं कि इतने सालों से 1600 से रोमनोव फैमिली जो रूल कर रही है, कहते हैं आज तुम आके कहोगे कि मैं तुम्हें अपने बराबर बिठा लूं, ये हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है, जार अपनी आर्मी ले देता है और 5000 से 10,000 बंदे वहां पे मर जाते हैं। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड द ब्लडी संडे इवेंट। अब लेनिन जो है इस टाइम पे एग्जाइल में है, लेकिन लेनिन बाहर से ये डिक्लेयर कर देता है कि दिस इज द ड्रेस रिहर्सल ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। कि रशियन रेवोल्यूशन अब ये होने लगा, बस ये उसकी ड्रेस, अब मेन फंक्शन से पहले एक ड्रेस रिहर्सल होती है हमेशा, तो मेन फंक्शन से पहले तो लेनिन ने यही बोला कि ये एक ड्रेस रिहर्सल है रशियन रेवोल्यूशन के लिए। अब लेनिन किस ग्रुप के साथ है, बोल्शेविक्स, एक आएंगे मेंशेविक्स, एक आएंगे बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स एक आएंगे मेंशेविक्स, ये 2 ग्रुप्स होंगे जो लोकल होंगे, और इसमें होगा लेनिन और इसमें होगा केरेंस्की जो इसका लीडर है। ये थोड़े से मॉडरेट है लीडर्स और ये बड़े ही ऑर्थोडॉक्स है, काम दोनों सोशलिज्म पे कर रहे हैं, ठीक है। अब लेनिन क्या देता है इसको, बट ड्यूमा जो पार्लियामेंट है उस टाइम पे रशिया में भी बनी हुई है, ठीक है, तो उसके वो कहते हैं कि जार को भी नहीं यार तो मानना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, अब कितनी जगहों पर हम जाएंगे, इतना बड़ा रशिया कितनी जगहों पर हम जाएंगे और ये रिवोल्ट को हम सप्रेस करेंगे। तो कहते ठीक है, तो अंडर द प्रेशर जार को ना एक शर्तें माननी पड़ जाती हैं, व्हिच इज कॉल्ड द अक्टूबर रेजोल्यूशन। अक्टूबर रेजोल्यूशन में वो काफी ज्यादा उनसे प्रॉमिसेस कर देते हैं कि अब रिवोल्ट होने लगी है, तो इसलिए अब मैं आपकी बातें मान लूंगा। बट उससे पहले बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, बोल्शेविक्स बेसिकली मेजॉरिटी है अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, और मेंशेविक्स आर द मेंबर ऑफ माइनॉरिटी, कि एक ग्रुप है जो माइनॉरिटी में है, वो मेंशेविक्स है और ये बोल्शेविक्स है। ये बड़ी जो लेनिन वाला ग्रुप है वो बड़ा सेंट्रलाइज्ड एक ग्रुप है, वो कहते हैं कि सोशलिज्म में बहुत ही जो मैं बोलूंगा, उसने एक अपनी बुक भी लिखी थी व्हाट इज टू बी डन, लेनिन रोट दिस बुक, तो उसने उसमें
बताया कि सोशलिज्म अगर आएगा तो कैसे आएगा, और जो मेन मुद्दा था जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता था मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स को, बोल्शेविक्स कहते थे सिर्फ इसमें वर्कर क्लास आएगी, कि जो हम सोशलिज्म कल को रेवोल्यूशन लेके आएंगे उसमें सिर्फ वर्कर्स और पीजेंट्स आएंगे, इसमें मिडिल क्लास नहीं आएगा, एरिस्टोक्रेसी नहीं आएगी, कैपिटलिस्ट नहीं आएंगे। बट मेंशेविक्स बोलते थे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, कि अगर हमने एक सोसाइटी में रहना है तो सभी को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट भी आएंगे रेवोल्यूशन में जो हमारे प्रो होंगे, यहाँ पे मिडिल क्लास भी आएगा, नियो मर्केंटाइल भी आएगा, और पीजेंट्स और वर्कर्स तो होंगे। तो इस वजह से इन दोनों का हो जाता इशू। और 1903 में लंदन में एक अपनी मीटिंग कर रहे थे, वहां पर मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स अलग अलग हो जाते थे। अब इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन सा एक ऐसा वर्जन है इसका स्प्रेड का, इंडिया में भी पूरा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का पढ़ के आना। ये देखो बेसिक्स चीजें हैं, स्टोरी इतनी तो पता होनी चाहिए। सूरत स्प्लिट पढ़ा किसी ने? सूरत स्प्लिट। सो 1903 में बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स अलग अलग हो जाते हैं। तो अक्टूबर रेजोल्यूशन जो जार कहता है कि हर जगह रिवोल्ट हो रही है, तो क्या मैं कंसेशन दे सकता हूँ? वो कह रहा है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक पार्लियामेंट बना देता हूँ, इलेक्टेड होएगी, यूनिवर्सल सफरेज पे काम करेगी, और उसका नाम क्या होगा? ड्यूमा। अब डाइट हमने एक वर्ड पढ़ा था, वो किसकी थी पार्लियामेंट? नहीं, कोई बात नहीं। और जर्मनी, ठीक है। उसके बाद में बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे इंग्लैंड में थी कि भाई पार्लियामेंट तो रहेगी बट एक राजा भी रहेगा साथ में, तो उनका अपना चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होगा। उसके बाद जो वर्किंग कंडीशन है वो लोगों की मैं इंप्रूव करूंगा, कि वर्किंग आवर्स डिफाइन कर दूंगा, वर्किंग जो वेजेस है वो डिफाइन कर दूंगा सारा। उसके बाद नो रिडेम्पशन पेमेंट। अब जो हमने सर्व्स वाला कंसेप्ट पढ़ा था, अगर किसी भी सर्व को, अगर किसी भी गुलाम को अपने मालिक से आजाद होना होता था तो उसको एक पर्टिकुलर सैलरी देनी पड़ती थी, कि इतना कि मेरे से पैसे ले ले तू और मुझे आजाद कर दे, तो उसको कहते थे रिडेम्पशन, कि मुझे फ्री, एक सर्व को अपने मालिक से फ्री होने के लिए जो पेमेंट देनी थी, दैट वाज कॉल्ड रिडेम्पशन, और इसने वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद ज़ार साइड भी ठीक है, प्रेस को भी फ्रीडम दे देते हैं, और जो ये ड्यूमा होगी यूनिवर्सल सफरेज पे होगी, दैट मींस सारे जो है मिलके वोट करेंगे और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे। अब फर्स्ट ड्यूमा बनती है अक्टूबर रेजोल्यूशन से, फर्स्ट ड्यूमा बनती है, इसमें क्या होगा? यूनिवर्सल सफरेज है, एमएनएस एमपीज उनके काउंटर पार्ट्स पहुंच जाते हैं यहाँ पे, वो अपने अपने स्टेट के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करना शुरू करते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है। बट जार को ये ठीक नहीं लगती थी, जार को लगता है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाई है, कल मुझे कह के रिपब्लिक बोलेंगे बनाने को, और परसों मेरे को हटा ही देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो वो क्या कहता है, विद इन 10 वीक्स जार अपनी आर्मी भेजते हैं और ड्यूमा को गिरा देते हैं। उसके बाद दोबारा सेकंड ड्यूमा बनती है, सेकंड पार्लियामेंट बनती है, दोबारा से इलेक्शन चलते हैं। बट फिर उसमें भी क्या होता है कि काफी हद तक जार मैनेज कर देता है कि जो मेरे पसंद के लोग हैं वो आए, यूनिवर्सल सफरेज है। तो क्या होता है, फिर से लोग आते हैं, कुछ प्रो जार होते हैं, कुछ एंटी जार होते हैं, बेसिकली सोशलिस्ट होते हैं काफी। तो जो ड्यूमा नहीं बनती है वो भी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने लग जाती है, जार को फिर से दिक्कत होने लग जाती है कि ये जो गलत काम हो रहा है, कि आज कल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मोनार्की ऑफ रशिया जो है इसको खत्म कर देंगे। अब जब थर्ड ड्यूमा बनती है उसको भी गिरा देता है, सेकंड ड्यूमा जो बनती है जार उसको भी गिरा देता है। अब जब थर्ड ड्यूमा बनती है जार उसमें डिक्लेयर कर देते हैं सिलेक्टिव फ्रेंचाइज, कि सिर्फ अगर किसी के पास लैंड है सिर्फ वही वोट करेगा, अगर कोई इनकम टैक्स बचता है सिर्फ वही वोट करेगा, या सिलेक्टिव जैसे कि इस एरिया में सिर्फ ये रिलीजन वाले लोग का वोट करेंगे, इस रेस वाले लोग वोट करेंगे, तो एक सिलेक्टिव फ्रेंचाइज बना देते हैं। सिलेक्टिव फ्रेंचाइज बनाने से क्या होता है, जो ड्यूमा होती है अब प्रो जार होगी, जो जार के हिसाब से काम करेंगे वही पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। तो थर्ड ड्यूमा इसलिए जो 1907 में बनती है, तो वो 1914 तक अंटिल वो खत्म होती है, जार खुद अपना थ्रोन से नीचे चले जाता है, उतर जाता है, तब तक ये जो है ये अच्छी तरह से थर्ड ड्यूमा जो है काम करती है। अब 1914 में अगर हम जंप करते हैं तो क्या होता है कि रशिया की तो हालत वैसी बड़ी बुरी है, ठीक है।
और आर्मी बड़ी डिमोटिवेटेड है इस टाइम पे, ना हमको रीइंफोर्समेंट आ रही है, ना खाना मिल रहा है, ना सैलरी मिल रही है, पीछे घर वाले परेशान है, वहां पे खाने की इतनी शॉर्टेज है, सब कुछ मतलब कि हर एक चीज से इश्यूज आ रहे हैं। तो ज़ाहिर कहते हैं कि मैं जाऊंगा ईस्टर्न फ्रंटियर पे और मैं खुद सेना के साथ लड़ूंगा, मतलब कि बैठूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा ताकि हम ये वॉर जीत जाए। अब जब राजा चले गया वॉर पे तो पीछे कौन रूल करता है, उसकी वाइफ ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया। अब ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया क्या करती है, उस ज़ार का एक बेटा होता है एलेक्सिस, उसको प्रॉब्लम होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई भी जख्म हो जाता है तो वहां से खून निकलता रहता है और जो जख्म है वो भरता नहीं, बहुत मुश्किल से भरता है। तो हीमोफीलिया था, इसलिए वो राजा बनने के लायक नहीं था एलेक्सिस। अब इनकी कोर्ट का एक मैजिशियन था रेस्पुटिन, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अब रेस्पुटिन कोर्ट मैजिशियन होने के नाते चलो जो भी जादू करता था वो एलेक्सी जो इनका बेटा था उसके जख्म वगैरह भर देता था। तो इसलिए जो ज़ारीना थी वो बड़ी इंप्रेस थी, वो कहती कि यही अगर जब तक ये रहेगा तब तक मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, किंग उधर चले गए, ज़ारीना बिकम्स द डी फैक्टो रूलर एंड डी फैक्टो रूलर के पीछे जो मेन एडवाइजर उसका आ गया रेस्पुटिन आ गया। अब रेस्पुटिन जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिटिक्स की, वो अगर सिस्टम को चलाएगा तो क्या होगा, करप्शन होगी। वो बोलेगा वहां का एमएलए ये लगा दो, वहां का डीसी ये लगा दो, वहां का डीवी ये लगा दो, तो सारी करप्शन होगी। जो उसके पास आएगा, जो उसको मतलब उससे बातचीत कर लेगा, उसको मैनिपुलेट कर देगा, वो जाके पोस्टिंग पे हो जाएगा, लग जाएगा, या कोई भी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बन जाए, किसी के हक में बन जाए, किसी के नहीं बन जाए। तो ज़ारीना की इस एलेक्सी के डर के मारे रेस्पुटिन ने पूरा राज करता है। अब जब पूरा राज रेस्पुटिन कर रहा है तो ऑब्वियसली जो ज़ार के पुराने एडवाइजर्स होंगे वो गुस्से हो जाएंगे कि हमसे तो ज़ार एक इंच बाहर नहीं था, और अब ये कल का आया वो भी मैजिशियन जो हमारा एंटरटेनमेंट करता था हमारी कोर्ट में आके, आज हम भी राज कर। तो वो क्या करते हैं, 1916 वो उसे मरवा देते हैं। अब रेस्पुटिन से ज्यादा यहाँ पर इसको देखते हैं, ज़ारीना को। अब हम देखते हैं कि बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, क्या है जहांगीर। जहांगीर के टाइम, इनके टाइम में जो मुगल एम्पायर था बड़ा इंपॉर्टेंट था, कारण बाबर की वाइफ, हुमायूं की वाइफ, अकबर की वाइफ, ये सारी प्रिंसेसेस थी। बेसिकली ये राजाओं की लड़की थी, पर राजा की लड़की क्या है, वो शुरू से एक ऐसे एनवायरनमेंट में रही होगी कि जहां पर उसने डे टू डे पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ये सारी चीजें देखी होंगी कि एक राज्य कैसे चलता है। बट जहांगीर किसके प्यार में पड़ जाता है, अनारकली। जहांगीर का असली नाम है सलीम। इसका फादर उसको कहता मर जाता है कि तूने राजा बनना है, तो इसलिए यू शुड बी विद समवन जो प्रिंसेस हो। एंड में क्या होता है, जहांगीर अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखता है कि मैं अगर अपने फादर की बात सुन लेता ना तो इतनी मेरी बुरी हालत ना होती। तो सेम में यहाँ पर हुआ कि ज़ारीना जो है वो एक नॉर्मल गर्ल थी, ठीक है। तो इसमें जो स्पाउस है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्पाउस का इफेक्ट जो है एक हिस्ट्री में बहुत डिफरेंट रहेगा हमेशा। तो ज़ारीना भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्पुटिन आई, उसने सब अपना दिमाग को बंद कर दिया और रेस्पुटिन के हिसाब से चलने लगी। वहां पे इंटरनल रिपोर्ट जो नोबल्स की थी, अब ये बहुत काउंट करती है कि जब अगर राजा की प्रजा है दुखी, ठीक है, बट राजा के अगर सलाहकार है उसके एंटी बनी। अब वो बोलते हैं उसको ज़ार को मैसेज भेजते कि ये रेस्पुटिन ही बेसिकली चला रहा है, हमने ऐसे चलने नहीं देना, आइदर वी विल रिवोल्ट या तुम वापस आ जाओ। तो इन द मीन टाइम वो रेस्पुटिन को मरवा देते हैं और ज़ारीना को उसके बाद साइड कर देते हैं। एट दिस टाइम रशिया वाज फेसिंग टफ टाइम, ठीक है। उधर से खुद राजा गया हुआ लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। इधर से ज़ारीना वाला इशू, उधर से रेस्पुटिन मार दिया, और इधर से इकोनॉमिक ब्लॉकेज, बाल्टिक सी में जर्मनी ने रोका हुआ है, जापान ने ईस्टर्न साइड पे रोका हुआ है, ब्लैक सी में टर्की ने रोका हुआ है। तो बेसिकली सपोर्ट कहीं से आ नहीं रहा, रशिया खुद इतना डेवलप है नहीं है, जर्मनी से कोई मांग नहीं सकता। तो एक कैच 22 सिचुएशन की, कुछ भी नहीं कर सकता, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, जहां पर आया वहीं पे उसको खड़े रहना पड़ेगा। अब 1916 में क्या होता है कि रेवोल्यूशन दोबारा से आता है, जो हम अब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना, तो
रेवोल्यूशन 1916 से शुरू करता है, वो 1907 वाला जो कंटेक्स्ट है ब्लडी संडे वाला वो नहीं होता उसमें। तो कई कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन आया वो 2 फेजेस में आया, 1907 और 1916 में आया। कई कहते हैं सिर्फ एक ही फेज था, 1916 में ही आया। कई कहते हैं इसके 3 फेजेस थे, एक 1907, 1916 और दोबारा से जब सिविल वॉर हो जाते, सिविल वॉर के बाद 1920 के आसपास तो लेनिन जब दोबारा से सरकार बनाता है और लेनिन के बाद स्टालिन आ जाएगा, तो ये 3 फेजेस है। एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दिया होगा 1916 से, बट जो हम पढ़ रहे हैं वो हम 2 फेजेस में पढ़ रहे हैं। सिविल वॉर को हम इसका ही पार्ट मान रहे हैं, ठीक है। अब 19 वैसे तो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन 1914 से बड़ा पहले आ जाता था, बट उससे पहले क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 ने ही सिर्फ 2-3 साल जो है रशियन रेवोल्यूशन को एक्सटेंड कराया, और जब वर्ल्ड वॉर 1 से फ्री हो जाता है जर्मनी, तो लेनिन वापस आता है और वो सिचुएशन का बुरा फायदा उठाता है। अब लोगों के लॉन्ग टर्म ग्रीवेंसेस क्या थे? अक्टूबर मैनिफेस्टो जो ब्लडी संडे के बाद जार ने करा था वो इम्प्लीमेंट नहीं करा, पहली बात तो ये। उसके बाद जो ड्यूमा थी वो भी हमने, जैसे फर्स्ट बनी वो 10 हफ्तों में गिरा दी सार ने, दूसरी बनी वो गिरा दी, तीसरी अपने बंदे खड़े कर दिए, तो जेन्युइन तौर पे डेमोक्रेसी नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स नहीं करे, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए कोई पॉलिसीज नहीं करी, जो वेलफेयर प्लान बनाए वो इतने अच्छे नहीं थे, एंड जो इस चक्कर में क्या हुआ, सारी कंफ्यूजन के चक्कर में स्ट्राइक्स और बढ़ने लगी। स्ट्राइक्स क्या बढ़ी तो इंडस्ट्रीज कम चलने लगी तो प्रोडक्शन कम हुई, और प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड को मैच नहीं कर पाई, जिस वजह से इन्फ्लेशन दोबारा से हो गई। तो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली सारी जो है वो इश्यूज ही चल रहे हैं। अब जार फिर से 1916 में भी क्या करता है, वही कहता है कि 1907 वाली में अपनी अप्रोच फॉलो करूंगा, कि सेना भेजूंगा, पुलिस भेजूंगा, गोली मारेंगे, उनको सबको डरा देंगे, धमका देंगे और वापस आ जाएंगे। बट अब सीन चेंज है। अब क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जार ने अपनी पूरी आर्मी यूज करी है, बट ना उनको सैलरी है, ना उनके घर वालों का कोई ख्याल है, ना उनको खाने के लिए अच्छा, ना उनको पहनने के लिए अच्छा। तो पुलिस और आर्मी इस टाइम पर जार के एंटी थे। रेवोल्यूशनरीज जो थे वो सीक्रेट पुलिस, कुछ तो होगा सेक्शन में पुलिस और आर्मी का उनके लॉयल रहेगा, और रेवोल्यूशनरीज वर बीइंग किल्ड बाय द सीक्रेट पुलिस। और अब ज्यूज को, अब हमेशा हम पढ़ते हैं कि ज्यूज के सारे एंटी हैं। अब रशिया को लगता था कि ये जो ज्यूज हैं ये बाहर से आके बसे हुए हैं, और जो बाहर से आके बसेगा वो नेशनलिज्म की फीलिंग तो होगी नहीं उसके मन में, कि रशिया के प्रति पैट्रियोटिज्म तो होगा। वो कौन होंगे? कैपिटलिस्ट, जिसने सिर्फ धंधा करना है, आके अपनी फैक्ट्री लगानी है, प्रॉफिट कमाना और चले जाओ। तो वो कहते हैं कि जो ज्यूज हैं दे आर योर कैपिटलिस्ट ज्यूज, तो इसके लिए इनकी मास डेपोटेशन कर देते हैं। मास डेपोटेशन एक तो कैपिटलिज्म के बेस पे और एक कल्चरल के बेस पे, कि भाई यहाँ पे सिर्फ रशियन स्पीकिंग पीपल ही रहेंगे या स्लैव पीपल ही रहेंगे, जो बेसिकली ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ पे ओरिजिनल निवासी है वही रहेंगे रशिया में, और जो बाहर से है सबको बाहर निकाल देंगे। तो जार ऐसे इसको रिस्पॉन्ड करता है। जब 1916 में दोबारा से लोगों के स्ट्राइक्स होने लगी है, कुछ होने लगे। अब लेनिन इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द एक्साइल इन 1917। ड्यूमा काम कर रही है अकॉर्डिंग टू जार। जब वो कहते हैं कि वॉर में जाना है, ठीक है, वो कहता है पैसे इतने चाहिए, वो कहते हैं सैंक्शन, वो कहते हैं लोग आर्मी इतनी चाहिए, वो कहते हैं सैंक्शन। तो ड्यूमा उसके हिसाब से काम कर रही है। बट ट्रीटी ऑफ, अब जब लेनिन आ जाता है, लेनिन जर्मनी के साथ टाई अप कर लेता है, और जर्मनी ने क्या बोला था उसके, बस तू बाहर निकल जा। बाहर निकलने की कंडीशन क्या होती है? ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस। तो इससे क्या था, रशिया निकल गया, ईस्टर्न फ्रंट खाली हो गया, जर्मनी उधर चले गई। बट रशिया पीछे क्या रह गया? कल मैप में हमने देखा था कि रशिया ये है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया और ये जर्मनी, और यही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में भी और इंडस्ट्रीज में भी। अब बचा सिर्फ ये वाला रशिया। पहले तो थोड़ी बहुत कमाई यहाँ से हो जाती थी, थोड़े बहुत लोग यहाँ से खुश रह रहे थे, बट अब ये भी है। अब सिर्फ रह कौन सा गया? ईस्टर्न जर्मनी, जो वैसे एग्रेरियन इकोनॉमी, जो वैसे डेवलप नहीं है। तो जो लोगों की पहले परेशानियां थी वो और बढ़ गई। तो इस केस में क्या होता है, 1917 में ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कब होगा इंटरनेशनल वुमेन डे? 8 मार्च।
8 मार्च को सारे जो वुमेन होती है वो ब्रेड स्ट्राइक पे चल जाते हैं, खाना मिल नहीं रहा तो वो क्या कहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग दोबारा जाते हैं कि हम धार्मिक खिलाफ नारे लगाएंगे, वहां पे जाके स्ट्राइक करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट ही देखो, जब वो मार्च में रहे हैं, क्या हम इसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन रहे हैं, इसका कारण अब एक और रेवोल्यूशन भी होगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन दोबारा होगा, बट वो होगा नवंबर में, हम उसे बोलेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन। जब हम रेनेसांस वाला पार्ट कर रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज कर रहे थे, तो हमने वहां पे कैलेंडर वाला पार्ट पढ़ा था, जूलियन और जॉर्जियन, जूलियन एंड जॉर्जियन 13 डेज का फर्क था इसमें कि आज से कल से जो है वो 14 अक्टूबर में आगे स्टार्ट हुआ था कि कल से 13 डेज एडवांस कर देंगे हम अपने आप को। तो ये फर्क है कि बट रशिया जो है अभी जॉर्जियन कैलेंडर नहीं फॉलो कर रहा है, जूलियन कैलेंडर फॉलो कर रहा है, तो इसके हिसाब से इट इज फरवरी होगी। और जो अगर इंग्लैंड है, यूएस है, बाकी सारा जो वर्ल्ड है वो जॉर्जियन कैलेंडर जो नया कैलेंडर यूज कर रहा है, तो इसलिए जब आप पढ़ोगे तो डेट्स होगी मार्च की बट उसे बोलेंगे फरवरी, डेट्स होगी नवंबर की बट उसे बोलेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो ये वाला फर्क जो है जिसको देख के रखना। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे सारी वुमेन जो है ब्रेड स्ट्राइक पे चली जाती है टू द सेंट पीटर्सबर्ग। अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि रशियन रेवोल्यूशन में वुमेन प्लेड इक्वल एंड इंपॉर्टेंट रोल स्टार्टिंग से। जब अब जार राइट्स देगा तो रशिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू मैन एंड वुमेन। तो इसीलिए रशियन रेवोल्यूशन में वुमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जार ने क्या करा, जार ने सोचा कि वही ठीक है जो पहले 1907 में ब्लडी संडे कराया था, अब दोबारा है मैं अपनी आर्मी और मिलिट्री भेजूंगा दोबारा से और सबको मार दूंगा, जैसा अपने अपने घर चले जाएंगे। बट होता कुछ डिफरेंट है। अब जब आर्मी और पुलिस उनके पास जाती है उनको बनाने के लिए, लोग उनको कन्विंस करते हैं और आर्मी और पुलिस को अपने साथ ही बिठा लेते हैं। अब ऐसा एक और रेवोल्यूशन में हुआ था, कौन से में हुआ था? नेशनल असेंबली, फॉल ऑफ बेस्टिल, नेशनल गार्ड्स। रिवाइज करा करो चीजों को। जब नेशनल असेंबली में जो लुई 16 था वो आर्मी को भेजते हैं कि जाके इन पे अटैक करो, तो उनके साथ ही हो जाते हैं क्योंकि उनको 8 साल तक खुद को सैलरी नहीं मिली होती, तो वो क्या बना लेते हैं, नेशनल गार्ड्स बना लेते हैं। तो सेम यहाँ पर होता है कि आर्मी और पुलिस को जार भेजते हैं कि इनको हटा दें, बट वो उनके साथ ही हो जाती है, पुलिस भी और आर्मी भी। सो दिस वे अब जो है एक पूरा यूनिफाइड एक फ्रंट बन गया जो जार के एंट्री करने वाले को दमखम रखता है। अब लेनिन में भी यही लोगों की जो गुस्सा था, जो परेशानियां थी, उनको चैनलाइज करा था। और लेनिन की अपनी आर्मी भी क्या थी, जिसको कहते थे रेड गार्ड्स। अब जो फोर्थ ड्यूमा इस टाइम पे चल रही है, फोर्थ ड्यूमा यहाँ पे चल रही है, वो जार को कहते हैं कि देख तेरी वजह से प्रॉब्लम है लोगों को, मोनार्की से अभी लोग ये नहीं करेंगे मोनार्की हमें खत्म करनी है, सिर्फ जार निकोलस 16 से हमें दिक्कत है, तो ऐसा कर तू दर्जा सीट से और किसी को और को बिठा दे। अब उसका बेटा अलेक्सी वो होम्योपैथिक है, वो राजा वैसे नहीं बन सकता, बाकी लड़कियां उसकी तो वो राजा नहीं बन सकते, तो वो क्या कहता है, अपने कजन ब्रदर को बोलता है कि तू राजा बनता, बट वो भी नहीं बनता। तो अब जब मोनार्की में कोई रेडी नहीं है नेक्स्ट किंग बनने को, तो मोनार्की हो जाएगी साइलेंट। और कौन रन करेगा फिर? प्रोविजनल गवर्नमेंट, जब तक नई इलेक्शंस नहीं होती। तो लेनिन की अपनी भी एक आर्मी थी, दे वर कॉल्ड रेड गार्ड्स, तो उसकी हेल्प से प्लस जो रशिया की अपनी आर्मी और पुलिस भी उनके साथ में आ गई थी, लोगों के मासेस के, तो उनके साथ में भी वो क्या करते हैं, जार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। जार्स ब्रदर ग्रैंड ड्यूक माइकल अलेक्जेंड्रोविच ये भी रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, एंड हेंस जो एक रोमानोव फैमिली 1613 से 1917 तक जो रूल कर रही होती है वो खत्म हो जाती है। और 19 जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है उसके बाद इन सबकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। अब women played a very important role 1906 अभी पहले फरवरी में करा था, अभी दोबारा से नेक्स्ट मंथ दोबारा हो जाता है, ये अब हो जाता है मार्च रेवोल्यूशन। ठीक है, हुआ चाहे फरवरी में, बट उसको क्या बोलते थे, मार्च रेवोल्यूशन। अब राजा भी हट गया, सब हट गए लोग, अब कौन रन करेगा इसको, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन होगा, जो ऑलरेडी एक ड्यूमा होगी, ऑलरेडी एक पार्लियामेंट रनिंग होगी, प्लस द पेट्रोग्रेड सोवियत।
अब वर्ड आता है सोवियत। पेट्रोग्राद इज सेंट पीटर्सबर्ग का प्रारंभ सोवियत। हर गांव की अपनी पंचायत होती है, ठीक है, तो पंचायत को वहां पर क्या बोल रहे हैं, सोवियत। हर सिटी की, हर स्टेट की अपनी अपनी सोवियत थी, बट सेंट पीटर्सबर्ग पेट्रोग्राद की एक जो सोवियत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड जो शहर था रशिया का वो पेट्रोग्राद था। इसीलिए सारी जो स्ट्राइक्स हैं, सारी जो सेंटर ऑफ जो रिवोल्ट रहा वो हमेशा पेट्रोग्राद रहा। ज्यादा इंडस्ट्रीज यानी कि ज्यादा वर्कर्स, ज्यादा वर्कर्स यानी कि ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन, ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन यानी कि ज्यादा चांसेस ऑफ रिवोल्ट। तो मेंशेविक्स होते हैं, पेट्रोग्राद वर्कर्स होते हैं, और पेट्रोग्राद में कौन ज्यादा डोमिनेट होते हैं अभी, मेंशेविक्स। मेंशेविक्स कौन है, मॉडरेट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। वो कहते हैं सबको साथ में लेके चलेंगे, एंड these मेंशेविक्स वर आल्सो कॉल्ड कैडेट्स। या ये दोनों एनसीईआरटी में के से भी दिया हुआ, सी से भी दिया हुआ, तो ये कैडेट्स ही वर्ड है। अब मेंशेविक्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका लीडर कौन था, अलेक्जेंडर केरेंस्की। अब ये कहते हैं कि सोशलिज्म ठीक है लाना है, बट सोशलिज्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वर्कर या पीजेंट लेके आएगा, उसे कैपिटलिस्ट भी लेके आएगा, उसे एरिस्टोक्रेटिक क्लास भी लेके आएगी, उसे नोबल क्लास भी लेके आएगी। तो इंक्लूसिव आइडिया बेसिकली वो पेश करता है कि अगर सोशलिज्म आएगा स्टेट में तो इंक्लूसिव आइडिया से आएगा। बट लेनिन इस पॉइंट का एंटी है, वो कहता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई कैपिटलिस्ट नहीं आएगा, कोई इसमें नोबल नहीं आएगा, सिर्फ वर्कर और पीजेंट ही जो रेवोल्यूशन को लेके आएंगे वो जरूर है। बट अब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी हुई है, गवर्नमेंट ने अभी भी बाकी सारी बातें लोगों की मान ली कि इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह सब कुछ, बट अभी भी क्या है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनने के बाद भी अभी भी जर्मनी के साथ लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसका कारण क्या था, जो ऑलरेडी ड्यूमा थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट रन कर रही थी, उसमें कैपिटलिस्ट है, उनको लगता था कि अगर हमने वॉर खत्म कर दी तो जो हमारी कैपिटलिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स है वो सारी फेल हो जाएगी, और अगर वो फेल होगी तो सोशलिज्म हम पे भारी पड़ जाएगा। सोशलिज्म जिस दिन भारी पड़ा तो जो हमने इंडस्ट्री लगाई है इतने सालों से हमारी थी, कल वो स्टेट की हो जाएगी, तो इसलिए वो ये काम नहीं करते। तो these all factors lead to increased conflicts and confusions। अब ये चीज देखो कि जर्मनी अटैक्स यूएसए इन 1917, ठीक है। अब क्यों जर्मनी में इतना जोश आ गया कि मैं 1917 में जाए, हालांकि वो रशिया के साथ वहां पे लड़ रहा है, और बट लेनिन भी 1917 में वापस आ जाता है। इसका कारण रिलेशन है। अब क्योंकि जर्मनी को पता है कि लेनिन मैंने भेज दिया है, वो आज नहीं तो कल क्या करेगा, वो मेरे को ईस्टर्न फ्रंटियर से फ्री कर देगा, एंड वहां से फ्री हो गया मैं यूएसए के साथ लड़ता हूँ। तो इसीलिए 1917 का टाइम जो है, 1917 में यूएसए के खिलाफ जब जर्मनी चलता है तो क्या पॉलिसी फॉलो करता है, सबमरीन्स वाली, अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर। कि अगर मुझे लगा कि तुम, हाँ, सस्पिशन भी इस चीज का हुआ कि तुम मेरे दुश्मनों को कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, ब्रिटेन को, इटली को, रशिया को, तो मैं तुम्हारी शिप्स को डुबा दूंगा विदाउट एनी वॉर। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है वो भी वॉर वाले चक्कर में फंस जाती है और लोगों को फिर से परेशानी आती है, तो लोग क्या कहते हैं, दोबारा से रिवर्ट्स करने लग जाते हैं। अब 1918 में इलेक्शन दोबारा होती है, इसमें नो डाउट बोल्शेविक्स को सिर्फ 23% ऑफ वोट्स मिलते हैं, अभी मेंशेविक्स जीत जाते हैं, बट बोल्शेविक्स क्या होता है, लेनिन का ग्रुप क्या होता है, टेक ओवर कर लेता है ड्यूमा, वहां पे कूप कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं पार्लियामेंट में, और इस तरीके से लेनिन जो है वो पावर में रहता है। एंड रेड गार्ड्स उसकी अपनी आर्मी, और वो दो पैम्फलेट्स मांगता है, पीस, लैंड, ब्रेड। जर्मनी वॉर से पीस, लैंड टू लैंडलेस वर्कर्स एंड ब्रेड टू ऑल, और इससे क्या होगा, पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट। अब लेनिन के ये दो पैम्फलेट्स होते हैं जो लोगों में नया कॉन्फिडेंस कि शायद ये कुछ करेगा, सोशलिज्म लेके आएगा तो बढ़िया काम करेगा। अब मेंशेविक्स को भी खत्म, लेनिन बिल्कुल सीन में आ गया, बट अब लेनिन ने क्या करा, वो तो हार्डकोर सोशलिज्म पे बिलीव करता था। आगे बाद में उन्होंने बोला कि आज से जो है, जो कंट्री का नाम है वो सोवियत हो गया, सोवियत यूनियन हो गया बेसिकली, सारी पंचायतों की महापंचायत सोवियत यूनियन,
और दूसरी बात है सोशलिज्म आ गया। अब लोगों को पहले तो बड़ा अच्छा लगा कि यार बढ़िया सोशलिज्म आ गया, अब मेरे पास लैंड होगी, लैंडलेस को लैंड मिल गई, जो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज थी वो वर्कर्स को मिल गई। स्टार्टिंग में बड़ी खुशी हुई, पर क्या हुआ कि एक पीस ऑफ लैंड है, वहां पे किसान ने अपनी पूरी फसल उगा ली, ठीक है, फसल उगा के वो मार्केट में जाने लगा बेचने के लिए। वहां पे आगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ गए, वो कहते हैं हमें सारी ये दे दो, फसल जो है वो सारी दे दो। किसान पूछता क्यों? वो कहते हैं सोशलिज्म। अब हर चीज लैंड और लैंड पे उगा हुआ प्रोड्यूस वो स्टेट का, किसान को होगा कि ये क्या मैंने कह दिया कि सोशलिज्म ये जो ना चीज थी, सोशलिज्म तो थी मेरी वेलफेयर के लिए। वो कहते हैं कि हम ले लेंगे, सरकार सारा कुछ ले लेगी, उसके बाद तुम्हें देगी। सेम हुआ इंडस्ट्रीज में, अब यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होगी, प्रोडक्शन के बाद जब निकलता है चीज मार्केट में बिकने के लिए, तो क्या होगा, स्टेट दोबारा से आ जाता है, स्टेट कहता है कि हमें दो, हम इसे इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम आपस में सबको बांटेंगे। अब जिसने 2 पैसे लगा के जमीन खरीदी या फिर जिसको इंडस्ट्रीज का मिला कंट्रोल, वो कहता है कि अब प्रॉफिट की बात कहां पर? तो यहाँ पे डायलेमा हो गया दोबारा से। अब किसान ने क्या करा, किसान को लगता था कि यार उनको ही देनी है, सरकार को अपनी फसल देनी है, मैंने तो इतनी क्विंटल उगा के क्या फायदा, मैं 2 किलो उगाओ, 2 किलो खाऊं और खत्म करूं। तो उस वजह से क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई। इंडस्ट्रीज में भी यही हो गया, उनको लगा कि मार्केट में बेच तो सकते नहीं, स्टेट को जितना देना उतना दे दो, क्योंकि मेरे को तो मेरे 3 टाइम की रोटी मिलनी है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी खत्म होगी। तो ये दोनों चीजों से क्या हुआ, दोबारा से वही सिचुएशन आ गई, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, वो सारी इश्यूज, वो सारी दोबारा से गेम शुरू होगी, फूड शॉर्टेज हो गई। अब इंडस्ट्रीज में कोई भी लोग इनोवेशन लेके नहीं आता था, उसको पता था कि अगर 10 किलो बनानी है, स्टेट ने मेरे को बोला 10 किलो उसके ऊपर बना नहीं सकता आयरन, तो 10 kg ही मैं प्रोडक्शन करूंगा। अब 10 kg प्रोडक्शन करने के लिए तो उसके पास है सिस्टम सारा। अब अगर यही उसको 1000 किलो करनी है, तो वो क्या करेगा, फॉरेन से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेगा, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। बट सोशलिज्म में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिग नो था। तो इस वजह से क्या था, जो रशिया का लेनिन ने सपना लोगों को दिखाया था, वो दोबारा से लोग बेचारे बेवकूफ कर दिए। तो अब लोग जो होते हैं बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब बॉल्शेविक्स यानी कि लेनिन ग्रुप के, और लेनिन के अगेंस्ट जब दोबारा से हुए तो मेंशेविक्स को अब मौका मिल गया, मेंशेविक्स को, प्रोजार को, और जो और कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे लाइक ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, अब उनको ये डर लगने लग गया कि सोशलिज्म यहाँ पर तो आ गया, कल 1929 वाला ग्रेट डिप्रेशन पड़ा था ना, कि इधर तो चल रहा था ग्रेट डिप्रेशन 1931-29 के आसपास, बट यहाँ पे तो 5 ईयर प्लानिंग हो रही थी रशिया में इस टाइम पे। दैट मीन एक इकोनॉमिक मॉडल लोगों को ये शो करा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को सोशलिस्ट इकोनॉमी ने ये शो करा कि देखो तुम तो मतलब कि डार्कनेस में जा रहे हो, हम तो 5 ईयर प्लानिंग, हम तो 5 साल की प्लानिंग करके बैठे। दैट मीन एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक सा सॉल्यूशन दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, इन सबको लग गया डर। तो अब इन्होंने जब बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट हुए लोग, तो इन्होंने फायदा उठाया इस चीज का कि मेंशेविक्स और प्रोजार जो थे ग्रुप्स, उनको आगे करा और पुतिन उनको पीछे से सपोर्ट करते थे। तो रेड वर्सेस व्हाइट्स, अब सिविल वॉर शुरू हो जाती है। जो रेवोल्यूशन हुआ वो तो 1916 में लेनिन जब पावर में आता है, वो रेवोल्यूशन तब हुआ। अब शुरू हो जाती है सिविल वॉर रशिया के अंदर। तो रेड बेसिकली रेड इसलिए क्योंकि रेड गार्ड्स, बॉल्शेविक्स अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, स्टालिन, ये सारे इस टाइम पे लेनिन के साथ ही चलते हैं, बट मेन यहाँ पे कौन है, लियोन ट्रॉट्स्की वर्सेस व्हाइट्स, मेंशेविक्स, प्रोजार, बैक्ड बाय ब्रिटेन, जापान एंड फ्रांस, बैक्ड बाय द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बट फिर भी ये 1918 से 29 तक जो ये वॉर चलती है, इनमें फिर भी बॉल्शेविक्स जीत जाते हैं। उसका कारण है अच्छे दिन। लेनिन कहता है कि मैं अच्छे दिन लेके आऊंगा, तो मुझे एक बार और मौका दो। उसके चक्कर में क्या होता है, पीजेंट्स, वर्कफोर्स, जो वर्कर्स जिन्होंने पहले रेवोल्यूशन लेके आए थे लेनिन की सपोर्ट के लिए, वो दोबारा से वो कहते हैं एक चांस और देके देखते, वो लेनिन की दोबारा से हेल्प कर देते हैं, और लेनिन जो है सिविल, लेनिन वाला जो ग्रुप है बेसिकली रेड्स वाला, ये सिविल वॉर जीत जाते हैं। अब बॉल्शेविक्स आते हैं दोबारा से पावर में, और लेनिन को समझ आ जाता है कि सोशलिज्म मैंने पहले पेश करा था ना लोगों को, वो उनको पसंद नहीं आया। तो
तो अब थोड़ा सा इसमें कैपिटलिस्ट वाला मसाला सा डाल के आई विल प्रेजेंट देम अ मिक्सचर ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और सोवियत का जो नाम होता है वो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, टू ऑनर द सोवियत। जो पंचायत ने ये सारा काम करा, इतने रेवोल्यूशंस आए, तो उन्होंने जो ये करा ना उनको ऑनर करने के लिए। यूएसएसआर बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू गिव मैन एंड वुमेन इक्वल राइट्स। यहाँ पर अभी यूएसएसआर कब तक रहता है, कोलैप्स कब होता है यूएसएसआर का? रशियन वार कब बनेगा ये? 1991 में, ठीक है। तो तब तक सोशलिज्म यहाँ पे पूरा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्सचर सा चलता रहेगा। रिलीजन वाज बैंड, क्योंकि लेनिन को ये लगता था कि जो चर्च है ना यही सारे मुद्दे की जड़ है, कि जो कैपिटलिज्म का आइडिया है वो यहीं से आ रहा है। तो रिलीजन को बैन करता था सोसाइटी से, पीरेंट्स को लैंड दे जाती है, वर्कर्स आर गिवन द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये कंसेप्ट है मार्च 1921 में इसके दौरान एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकालता है लेनिन कि जब हम पावर में दोबारा आएंगे तो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएंगे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होगा कि हर चीज स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं होगी, इसमें कुछ हिस्सा प्राइवेट ओनरशिप का भी रखेंगे, कुछ हिस्सा हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी रखेंगे, ताकि और बैलेंस जैसी अप्रोच से चलते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस रह गए कि प्राइवेट ओनरशिप कर लो। अब लैंड फसल एक किसान उगा रहा, उसको कहता है कि तू महीने का मेरे को इतने पैसे देता रहे, उसके बाद चाहे 1 क्विंटल होगा चाहे 100 क्विंटल होगा, मेरे को उससे कुछ लेना देना। इंसेंटिव्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्री से वो ले लेता बस मान की भाई नहीं तुम स्टेट के वेयर हाउस में आएगा तो वहां से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं वो कहता है ठीक है मैंने सिर्फ जैसे 1 क्विंटल लोहा लेना, उसके बाद जितना तू बनाएगा वो तेरी मर्जी, उसके बाद जैसे मर्जी है, प्लस मैं तेरे को इंसेंटिव्स दूंगा, कभी सब्सिडी दे दी, कभी कोई सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा दे दी, कभी कुछ कर दिया। पीजेंट्स कैन कीप द सरप्लस। अब ये प्राइवेट ओनरशिप हुई, पीजेंट ने कुछ जो लिमिट जो सरकार को देनी है वो देके उसके बाद जो बचा वो अपने पास रख सकता था, उसे बेचे खाए आग लगाए जो मर्जी करे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्राइवेटाइज्ड, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी लाइक टेक्सटाइल्स हो गया या जिनका रेलेवेंस एक इकोनॉमी में ज्यादा नहीं है, तो वो लेनिन ने बोला कि इनको प्राइवेटाइज कर दो, कोई बात नहीं। एंड एनकरेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब एक बैलेंस की अप्रोच होगी, एक स्टेट का भी अपना दबदबा रह गया और एक प्राइवेट सेक्टर भी है रशिया में डेवलप हो गया। लेनिन डाइड इन 1924 एंड बड़ा स्टालिन उस टाइम पे बड़ा उसका एक मेगा फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो हमने लियोन ट्रोट्स्की पढ़ा था, चाहे मेन उसका पार्टनर वो था लेनिन का, बट उसको साइडलाइन करके अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि मैं लेनिन का सक्सेसर हूं। तो स्टालिन यहां से सीन में आएगा। अब क्या होता है, ठीक है वो तो उन्होंने पॉजिटिव चीजें कर दी, बट अब नेक्स्ट की सिविल वॉर दोबारा ना हो जाए तो क्या होता है, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज टू चेक कैपिटलिज्म, इनको क्या चीका इसको कहते हैं कि भाई कैपिटलिज्म को अगर हमने थोड़ी सी छूट दी है तो इसका मतलब ये ना हुआ कि वो ज्यादा इस पे चढ़ गया और सोशलिज्म को खत्म कर दिया। नेक्स्ट, नेम ऑफ कंट्री चेंज टू ऑनर द बोल्शेविक्स, यूएसएसआर जो सोवियत के नाम पे कर दिया। न्यू कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग से चेंज हो गया कि मॉस्को। बोल्शेविक्स ने अपने आप को क्या नाम कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। उसके बाद डिक्टेटरशिप चलती है इसकी कम्युनिस्ट पार्टी की अंटिल 91 जब ये सारा सिस्टम कोलैप्स हुआ 1928 में। लेकिन जो इसकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी लेनिन की, इससे फायदा तो हुआ था बिकॉज जो यूएसएसआर था वो प्री वर्ल्ड वॉर 1 लेवल पे अपने आप को डेवलप करने में कामयाब हो जाता। तो इसीलिए सोशलिज्म एक बड़ा ही वायबल ऑप्शन लगा। उस टाइम पे जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, सबको लगा कि नहीं यार कैपिटलिज्म का एक ऑप्शन भी हो सकता है सोशलिज्म, और जिससे फायदे वाली बात भी है, इसमें ये नहीं है कि नुकसान भी नुकसान। अब इवैल्यूएशन अगर हम करें कि इससे हुआ क्या, वर्ल्ड में हुआ क्या। फर्स्ट रियल रेवोल्यूशन जो है कॉमन मासेस हु फॉट गॉट द रिवॉर्ड। जो वर्कर लड़ा वो बाद में प्रधानमंत्री बन गए, जो वर्कर लड़ा वो बाद में एमएलए एमपी बन गए, जो वर्कर लड़ा उसको एक बड़ा ओहदा मिला सरकार में। तो सबसे पहला ये था रेवोल्यूशन। आज तक ये तो क्या होता था कि सब लड़े, लेकिन जो आगे फ्रंट लाइन में 3-4 बंदे खड़े होते थे वही अपने आप हिसाब से अपना अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या चाइनीज रेवोल्यूशन की बात ही करेंगे तो सभी को फ्रंट लाइन जो मेन चेहरे दिखते थे सिर्फ उनको ही रिवॉर्ड मिलता। बट यहाँ पर
ग्रास रूट लेवल कि लैंडलेस को लैंड मिली, वर्कर को फैक्ट्री का ओनरशिप मिली, जिस फैक्ट्री में वो काम करता है उसकी ओनरशिप मिली। नेक्स्ट इज कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी गॉट एक्सेप्टेंस। अब आप देखते हो कि कोई एक ब्रांड है, उसकी बड़ी अच्छी मतलब एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रांड्स बना रहे हैं लोग, जैसे हमने कल मूवी वाला एग्जांपल किया था। आज कोई कपड़ा है तो किसको आप बढ़िया यूज करोगे? जो 10 बंदों ने डाला होगा और 10 बंदों ने डाल के बोला होगा कि अच्छा, उसको एक्सेप्ट करोगे रादर देन कि एक और ब्रांड आपको रास्ते में आता होता दिखे कि और जिसकी लोग थोड़ी सी वो भी कह रहे कि नहीं यार बढ़िया कपड़ा है ये, तो आइडियोलॉजी को एक्सेप्टेंस मिलती है कि नहीं यार ये ब्रांड भी अच्छी चीज है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो कम्युनिज्म इसमें हो गया। इंस्पिरेशन ऑफ वर्कर्स एंड चैलेंज टू इंपीरियलिज्म। अब सोशलिज्म ने एट द एंड क्या कहा कि लोगों की भलाई कब होगी? इंपीरियलिज्म जब हटेगा। तो इंपीरियलिज्म जब हटना था तो इंडिया में भी उसका क्या वर्जन आता है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाती है। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म बिकेम आंसर टू ऑल सफरिंग्स। अब लोगों को लगने लगा कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है बड़े लेवल पे, दिक्कत परेशानी कौन क्रिएट करता था उस टाइम पे? मेजर इंपीरियलिस्टिक पावर्स। उनसे कैसे बच सकते हैं हम? अगर हम अपने जो एरिया में खुद रूल करके अपने आप को कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। एंड अग्रेसिव नेशनलिज्म एंड 5 ईयर प्लानिंग इन रशिया। अब 5 ईयर प्लानिंग उधर डार्कनेस है, इधर 5 ईयर प्लानिंग है। और अग्रेसिव नेशनलिज्म जो नाजिज्म, फैसिज्म, शिंटोइज्म ये सारे डेवलप होंगे। दे आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ कि जब उनको पता लगे कि एक आइडियोलॉजी पे अगर मैं काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आ रहा है, तो हर एक को लगता है कि यार नहीं, हिटलर कहेगा कि मेरी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, चाइना में वो कहेंगे शिंटोइज्म बहुत अच्छा है, इधर रशिया में भी फैसिज्म वगैरह ये सारी जो पॉलिसीज आएंगे वो बोलेंगे नहीं इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो दीज अग्रेसिव नेशनलिज्म आ जाता है। तो विद दिस रशियन रेवोल्यूशन वाला जो आइडिया है